गुड इवनिंग। तो आज हम आगे का जो टॉपिक है हमारा मांग और पूर्ति पूरी हो चुकी है। अब है हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिवेन्यू। तो उसमें पहला टॉपिक है प्रोडक्शन। क्या है? प्रोडक्शन। ठीक है, यानी उत्पादन। अर्थशास्त्र में उत्पादन प्रोडक्शन का अर्थ क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण या सर्जन करना। क्या करना? उनका सृजन करना या निर्माण करना, वही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न संसाधनों, उत्पादन के संसाधन कौन कौन से हैं? श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमशीलता। ये क्या है? उत्पादन के साधन है, चार साधन है, याद रहे हैं? क्या क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस या उद्यमशीलता। ठीक है, का उपयोग करके वस्तुएं या सेवाएं बनाई जाती है। इन चारों का उपयोग करके क्या बनाई जाती है? वस्तुएं या सेवाएं, ताकि उनकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके। उपयोगिता का सर्जन करना ही क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन करना है, निर्माण करना। ठीक है, और उनका उपभोग किया जा सके। उत्पादन का उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना होता है। इसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदलने, सेवाओं का निर्माण करने या नई तकनीकी या प्रक्रियाओं को विकसित करने जैसी गतिविधियां शामिल होती है। तो ये क्या कहलाता है? उत्पादन। अब देखो, उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के कौन कौन से वो एलिमेंट है जो उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसमें दो भाग है। एक होगा आंतरिक तत्व, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से है, और एक होंगे एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी तत्व कौन कौन से है। तो पहले पढ़ेंगे हम आंतरिक तत्व। ये तत्व सीधे तौर पर उत्पादन के भीतर मौजूद होते हैं और उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या है? आंतरिक में पहला है उपलब्ध संसाधन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यदि उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल, मशीनरी की उपलब्धता उत्पादन की मात्रा को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर ये आसानी से उपलब्ध होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे तो ये उत्पादन घटेगा। दूसरा है तकनीकी दक्षता, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली तकनीक और प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता और दक्षता उत्पादन की मात्रा बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, पुरानी या ओल्ड टेक्नोलॉजी है या कम गुणवत्ता वाली है तो वो क्या होगा? उत्पादन घटेगा। नेक्स्ट, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो उद्यमी होता है ना, जो व्यवसाय करता है, जो उद्यमी होता है व्यक्ति, वो से ठीक है। तो उद्यमियों की क्षमता और उनका जोखिम लेने का स्वभाव भी उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करता है। कुशल उद्यमी नए और बेहतर तरीके से उस उत्पादन को बढ़ा सकता है। अकुशल होगा तो नहीं कर पाएगा, तो उसके उत्पादन कम रहेगा। कार्य बल का कौशल स्तर, जो लेबर है वो कितनी स्किल है। ठीक है, ज्यादा स्किल होगी तो अच्छा उत्पादन होगा, कम स्किल होगी तो उतना नहीं कर पाएगी। काम करने वाले लोगों के कौशल और ज्ञान का स्तर उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है। फिर है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, आंतरिक संगठन। कंपनियां उत्पादन इकाई के आंतरिक प्रबंधन और संगठन की कुशलता भी उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करती है। जो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा, मैनेजमेंट कैसा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है किसी कंपनी का तो प्रोडक्ट में अच्छा करेगी। अगर मैनेजमेंट खराब है, अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रही टाइम पे, तो उत्पादन कम करेगी। तो ये तो थे आंतरिक। अब दूसरे है बाह्य तत्व। ठीक है, कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से। ठीक है, ये तत्व उत्पादन प्रक्रिया के बाहर होते हैं लेकिन ये उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला है बाजार की मांग, मार्केट की डिमांड। किसी उत्पाद या सेवा के लिए बाजार में कितनी मांग है, यह निर्धारित करता है कि उत्पादन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। उच्च मांग उत्पादन को बढ़ा देगा। जिस किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी उत्पादन ज्यादा होगा, और जिस प्रोडक्ट की कम है तो उसका उत्पादन कम होगा। सरकारी नीतियां, सरकार की नीतियां जैसे कराधान, टैक्स लगाना, सब्सिडी देना, व्यापार नीति, ठीक है, या श्रम कानून आदि क्या है? उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये सब क्या करते हैं? उत्पादन की इस मात्रा को प्रभावित करते हैं, सरकार की जो भी पॉलिसी आती है। ठीक। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर भी उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करता है। अगर बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा है तो उत्पादक अपनी उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करेगा।
और अगर कंपटीशन नहीं है तो वो कम उत्पादन करेगा। ठीक है। प्राकृतिक और पर्यावरणीय घटक। ठीक है। नेचुरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, मौसम, जलवायु, प्राकृतिक आपदा आदि जैसी पर्यावरण कारक भी उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, विशेषकर कृषि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर उद्योगों में। ठीक है। अगर मौसम अच्छा हुआ तो उत्पादन अच्छा होगा, बारिश नहीं हुई तो उत्पादन कम होगा। ठीक है। कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ अगर आ गई तो फसल नष्ट हो जाएगी तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है। उस पे तो उस उद्यमी का तो कोई रोल है नहीं, प्राकृतिक ऊपर है। ये क्या है, बाह्य कारण में है ना। नेक्स्ट है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। विनिमय रेट क्या होती है कि विनिमय दर वो होती है कि आप इंडिया से अगर यूएसए में सामान बेचते हो, इंडिया में तो क्या चलता है करेंसी, रुपए। और यूएसए में क्या चलता है, डॉलर। तो डॉलर की और जो रुपए में परिवर्तन करने की जो एक दर होती है, जैसे आज के टाइम में अगर डॉलर कितनी रेट चल रहा है, 84 के आसपास, मतलब 84 रुपए देंगे तो $1 मिलेगा। ये रेट में अगर उतार चढ़ाव आता है उसमें भी उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, ताकि निर्यात नहीं हो पाता है। ठीक है। तो विशेष रूप से निर्यात आधारित उद्योगों के लिए विनिमय दरों में परिवर्तन भी उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है। अगर रुपया कमजोर होता है तो क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। मतलब अगर जोर से मतलब डिवैल्यूशन हो जाते हैं, क्या 84 से अगर 90 रुपये हो जाएगा तो क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। और वही अगर 84 से 80 हो जाता है तो निर्यात कम होता है। ठीक है। क्यों होगा कम, कॉन्सेप्ट समझे आप, कि जब आज 84 रुपीज का डॉलर है, ठीक है, तो आज आप मान लो 84 रुपीज में 1 किलो टमाटर बेच रहे थे। ठीक है। 1 किलो टमाटर यूएसए जा रहे थे। अब अगर $1 की रेट 90 रुपये हो गए, ठीक है, तो आपको 1 किलो टमाटर के पीछे क्या मिलेगा, 90 रुपये मिलेंगे, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। इसलिए आप क्या करोगे, और ज्यादा निर्यात करोगे। ठीक है। और इसी प्रकार अगर 84 से अगर 80 हो गया, ठीक है, तो पहले 1 किलो के आपके कितने मिल रहे थे, 80 रुपये मिल रहे, 84 मिल रहे थे, और अब कितने मिले, 80, मतलब आपको कम मिल रहे, तो आप क्या करोगे, निर्यात करना बंद करोगे या कम करोगे। ठीक है। उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। के उत्पादन के कौन कौन से साधन है, उत्पादन के कौन कौन से साधन है। उत्पादन के साधन का अर्थ क्या है, उन संसाधनों से है जिनका उपयोग वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। संसाधनों से क्या अर्थ है, जो इनका उपयोग वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इन साधनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक होता है और इन्हें मुख्य रूप से चार चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। जिसमें क्या क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उत्पादन के साधन है। ठीक है। अब आगे इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है भूमि। ठीक है। तो भूमि क्या होती है, ठीक है, जमीन जो भी है। ठीक है। अब इसकी इकोनॉमिक्स रूप में तो थोड़ी परिभाषा है, उसको देखिए। भूमि अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार प्रमुख साधनों में से एक है। भूमि का अर्थ केवल भौगोलिक सतह से नहीं होता, बल्कि इसमें सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। और भूमि के बदले में क्या दिया जाएगा, रेंट। क्या दिया जाएगा, रेंट। ठीक है। अब भूमि की विशेषता, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड की, तो देखिए। पहला है अचलता, इमोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह खिसक नहीं सकती। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है, यह अपनी स्थिति में स्थिर रहती है। इसी कारण भूमि से संबंधित बाजार स्थानीय होते हैं। कैसे होते हैं, स्थानीय बाजार, मतलब आसपास के ही रहते हैं। और परिवहन लागत का उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसका प्रभाव आसपास के एरिया में पड़ेगा। परिवहन लागत का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी अगर वहां प्रोडक्शन करके दूसरी जगह जाओगे तो। ठीक है। सीमितता, लिमिटेड सप्लाई। भूमि की मात्रा प्रकृति द्वारा निर्धारित है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। पृथ्वी पर जितनी जमीन है उतनी है, उसको ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते। इसकी सीमित उपलब्धता का अर्थ है कि इसकी मांग बढ़ने पर इसकी कीमत बढ़ जाती है। जो जो डिमांड हो रही है तो क्या होगी, रेट बढ़ रहे हैं। तभी आपने सुना होगा ना, कभी जमीनों की रेट कम हुई है, हमेशा क्या बढ़ती ही रहती है। इसलिए
जमीन की रेट क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि मांग करने वाले लोग तो बहुत है, पैदा हो रहे बहुत सारे लोग, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिमांड होती है। आपूर्ति में वृद्धि संभव नहीं है, इस कारण क्या है, उसकी पूर्ति में संभव वृद्धि नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है प्राकृतिक संसाधन। भूमि कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है ना, भगवान नेचुरल, नेचर के द्वारा दिया गया है। भूमि प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, जैसे खनिज, जल, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक तत्व जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। यह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति से प्राप्त है। उपयोग में विविधता, वेराइटी इन यूज, ठीक है, वेराइटी इन यूज। भूमि का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कृषि, वानिकी, निर्माण, खनन, उद्योग आदि। एक ही भूमि को अलग अलग गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, इसके उपयोग भी बहुत सारे हैं। मूल्य में भिन्नता, हेट्रोजिनिटी, मतलब प्राइस अलग अलग जगह, गुणवत्ता के हिसाब से, जगह के हिसाब से जमीन की रेट अलग हो। जैसे आपने सुना होगा शहरों में जमीन की रेट ज्यादा होती है, गाँवों में क्या, कस्बों में जो है उनका कम होती है। एग्रीकल्चर की है तो अगर उपजाऊ है तो उसकी ज्यादा है, जहाँ उपजाऊ नहीं है तो उसकी कम है, पथरीली है तो उसकी अलग रेट है। तो सबकी क्या होती है, अलग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, विभिन्नता। भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता विभिन्न स्थानों पर भिन्न होती है। कुछ भूमि उपजाऊ होती है और कुछ कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जबकि कुछ भूमि निर्माण या खनन के लिए बेहतर होती है। इस भिन्नता के कारण भूमि की कीमतों में भी अंतर होता है। नेक्स्ट है स्थायित्व, ठीक है। भूमि एक स्थायी संसाधन है, ठीक है, कैसे है, स्थायी, परमानेंट, ठीक है, जो समय के साथ खत्म नहीं होती, परमानेंट, खत्म नहीं होने वाली, स्थायी है। हालांकि भूमि के संसाधनों जैसे मृदा की उपजाऊ क्षमता का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग इसे बर्बाद कर सकता है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता में जरूर कमा सकती है, लेकिन भूमि स्थायी है, ठीक है। आय उत्पन्न करने की क्षमता, भूमि में क्या है, इनकम जनरेशन की एबिलिटी है। भूमि का मालिक इसे उपयोग से आय कमा सकता है, किराए पे देके, ठीक है, किसी को भी उसके, अगर कृषि के लिए दे सकता है, किराने के लिए दे सकता है, किसी काम के लिए भी दे सकता है, तो उससे क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, आय मिलेगी इसकी। जैसे किराया, कृषि उत्पादन या खनिजों के निष्कर्षण से है। भूमि की मांग और उपयोगिता के आधार पर इसकी आय उत्पन्न करने की क्षमता बदल सकती है, जैसे जैसे उपयोगिता के अनुसार उसकी आय कम या ज्यादा हो सकती है। पर्यावरणीय महत्व, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, ठीक है। भूमि का पर्यावरणीय महत्व भी होता है, क्योंकि यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमि का अनुचित उपयोग पर्यावरणीय समस्याओं जैसे मृदा अपरदन, वनस्पति ह्रास या जल संसाधनों की कमी को जन्म देते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं लेबर, यानी श्रम। चार है ना, चार संसाधन है, तो क्या क्या, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो भूमि पढ़ लिया, श्रम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेबर, अर्थशास्त्र में उत्पादन के प्रमुख साधनों में से एक है। श्रम का अर्थ मानव प्रयास से है, ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लगाया जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, भले वो मानसिक रूप से करे या शारीरिक रूप से करे, जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय और गतिशील कारक है, सक्रिय है और गतिशील है। श्रम कैसा है, सक्रिय और गतिशील। सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से है, पर खुद जाके काम करता है ना, हाँ, वहाँ भूमिका निभाता है। अब जैसे भूमि है, भूमि तो एक बार लगा दी, यूज कर दी, वहाँ पे है ही, लेकिन मजदूर है, वो तो वहाँ जाके एक्टिव रूप से बनाता है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। और गतिशील, गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, आज इस फैक्ट्री में है, कल इस फैक्ट्री में नहीं, जमा किसी दूसरी फैक्ट्री में चला जाएगा, आज इस शहर में है, किसी दूसरे शहर में जाता था, इसलिए क्या है, गतिशील कारक है, ठीक है। जो अन्य साधनों, भूमि और पूंजी का उपयोग करता है, भूमि और पूंजी का उपयोग करके इस वस्तु और सेवा का निर्माण करता है, ठीक है। अब श्रम की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है लेबर की। तो पहला है मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट। कौन होता है, इंसान होता है। श्रमिक कौन होता है, इंसान होता है। तो श्रम एक मानव संबंधित कारक है, जिसका संबंध, सीधा संबंध लोगों के शारीरिक और मानसिक प्रयास से होता है। यह श्रम को अन्य साधनों से अलग करता है, श्रम अन्य साधनों से अलग है, क्योंकि इसमें
मानवीय भावनाएं, प्रेरणाएं, आवश्यकताएं सभी शामिल होती है। बाकी तो सब निर्जीव है, लेकिन श्रमिक तो एक्टिव है ना। ठीक है, फिर है भूमि और पूंजी तो क्या है, इनएक्टिव है। दूसरा है गतिशीलता। श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण संभव है। लोग बेहतर अवसरों, उच्च वेतन या बेहतर जीवन स्तर के लिए स्थान बदल सकते हैं। हालांकि श्रम की गतिशीलता हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भी सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारकों का भी ध्यान रखना है, उसको बाकी चीजें भी देखना पड़ता है, तो हर बार तो चेंज करता नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट है विविधता, यानी डाइवर्सिटी। श्रम में क्या है, विविधता या डाइवर्सिटी। श्रम में विविधता होती है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कौशल, ज्ञान और अनुभव रखते हैं। अलग अलग विविधता है ना उनके अंदर, डाइवर्सिटी है। हर एक इंसान की बुद्धि तो एक जैसे होता नहीं, या शरीर एक जैसा तो होता नहीं। इसके कारण श्रम की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी अंतर होता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। श्रम की उत्पादकता निश्चित नहीं होती है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे श्रमिक का स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य अच्छा तो ज्यादा कर पाएगा, स्वास्थ्य नहीं है सही तो कम उत्पादन कर पाएगा। कार्य की परिस्थितियां कैसी है, ठीक है, कौन सी जगह पर कार्य करवा रहा है, श्रम का बाजार की स्थिति कैसी है। ठीक है, इस कारण से श्रम का उत्पादन अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और कौशल, ट्रेनिंग एंड स्किल। श्रम की गुणवत्ता को प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग देके उनके। ठीक है, कुछ कौशल और ज्ञान वाले श्रमिक अधिक उत्पादन और मूल्यवान होते हैं। ठीक है, जिनको ज्ञान होता है तभी तो उनको क्या सैलरी ज्यादा मिलती है, और कम स्किल होता है उनको कम मिलती है। इस कारण से मानव संसाधन विकास, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और शिक्षा में निवेश श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पकालिक श्रम। कैसा होता है, अल्पकालिक, क्षणिक होता है। श्रम एक क्षणिक संसाधन है जिसका मूल्य उसी समय होता है। ठीक है, आज रेट क्या है, कल कुछ और हो सकती है, वो कुछ और डिमांड कर सकता है। जब ये उपलब्ध होता है, अगर श्रमिक किसी समय काम नहीं करते हैं तो उस समय श्रम की शक्ति खो जाती है और उसे भविष्य में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। आज अगर काम नहीं किया है तो बस गया वो। ठीक है, ऐसा नहीं कल आके करेगा, कल करेगा तो वो कल का होगा, आज का तो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है अप्राकृतिक संपत्ति, नॉन ट्रांसफरेबल एसेट। ठीक है, श्रम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति की श्रम शक्ति व्यक्तिगत होती है और इसे बेचने या हस्तांतरित करने की कोई संभावना है। श्रम करने की शक्ति, आपका माइंड किसी को दे सकते हो क्या, आपकी बुद्धि शक्ति आप किसी को दे सकते हो, नहीं दे सकते। बस सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। श्रम का उत्पादन न केवल व्यक्तिगत आय और जीवन स्तर को प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम के उपयोग और उसकी स्थिति का समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आया समझ में? चलिए, ठीक है, दो हो गए। तीसरा है अपना, कौन सा है, पूंजी। ठीक है, तीसरा संसाधन कौन सा है, पूंजी। पूंजी का अर्थ उन मानव निर्मित संसाधनों से है। इसका निर्माण कौन करता है, मानव। पूंजी, पूंजी कौन बनवाता है, मानव निर्मित है। ठीक है, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। यह वह साधन है जो श्रम और भूमि के साथ मिलकर उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। बिना पैसों के तो बिजनेस होना नहीं है। ठीक है, पूंजी में क्या क्या शामिल होता है, पूंजी रुपए पैसा ही नहीं, रुपए पैसे जहाँ इन्वेस्ट किया जो चीज है वो भी पूंजी का हिस्सा, जैसे मशीन, उसके उपकरण, भवन, वाहन या वित्तीय संसाधन, धन भी शामिल है, ये पूंजी के होते हैं। ठीक है, सिर्फ धन से नहीं है, वित्तीय संसाधन ही नहीं है पूंजी, जो उसकी आपकी बिल्डिंग, मशीनें जो है वो भी क्या है, पूंजी है आपकी। ठीक है, पूंजी की विशेषता है, कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, मानव निर्मित, कैसा है, मैन मेड। पूंजी प्राकृतिक संसाधनों से अलग होती है क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित होती है। इसका निर्माण पूर्व में हुए उत्पादन से प्राप्त साधनों में के पुनः निवेश से होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मशीनें, उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर मानव प्रयास आदि क्या होगी, मानव निर्मित है। दूसरी विशेषता, उत्पादकता में वृद्धि, एनहांस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पूंजी का मुख्य उद्देश्य श्रम और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना होता है। श्रम और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना कौन करता है, पूंजी।
उदाहरण के लिए एक किसान के लिए ट्रैक्टर का उपयोग उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है। ठीक है, अगर पहले बैल से अगर खेती कर रहा था, ट्रैक्टर ला लिया, पूंजी उसमें लगाई, तो उसको प्रोडक्शन में ट्रैक्टर फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन संभव होता है। संचयनीय एक्युमुलेशन, ठीक है, संचय कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। पूंजी को समय के साथ जमा किया जा सकता है, इसे बचाया और पुनर्निवेश भी किया जाता है, इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और वापस उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह बचत और निवेश का परिणाम होती है। ठीक है, जो बचत करोगे उसको वापस कहीं ना कहीं निवेश करोगे। स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी, पूंजी में क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, स्थायी होता है। पूंजी विशेषकर भौतिक पूंजी जैसे मशीनरी, भवन उपकरण स्थायी होते हैं और लंबे समय तक उपयोग की जा सकती है। हालांकि इसके इस्तेमाल से यह घिस भी सकती है, इसलिए इसे समय समय पर मरम्मतें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण, रुपये पैसे धन है उसको तो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वैल्यू। पूंजी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका मूल्य एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक मशीन का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है जिसे धन अर्जित किया जाता है, इस धन का उपयोग पुनः पूंजी में निवेश के लिए किया जा सकता है या दूसरी जगह फैक्ट्री में लगा सकते हैं। लाभ अर्जन की क्षमता, इनकम जनरेशन एबिलिटी, किसकी होती है लाभ अर्जन की क्षमता, पूंजी की। पूंजी से लाभ अर्जित किया जाता है, हालांकि लाभ सभी से ही किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री की मशीनें माल का उत्पादन करती है जिससे बिक्री से आय होती है और यह लाभ निवेश पूंजी के उपयोग के लिए काम आता है या बदलने में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है, लास्ट है उद्यमशीलता या साहस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता का अर्थ उस विशेष गुण से है जो व्यक्ति को नए व्यवसाय को शुरू करने, नवाचार करने, जोखिम लेने और अन्य उत्पादन साधनों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी का समन्वय करके वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, उद्यमी वो व्यक्ति होता है जब सब चीजों को इकट्ठा करता है, भूमि को लेता है, फिर उसमें पूंजी लगाता है और श्रमिक को लाता है, तो वही तो कर रहा है सारा काम। ठीक है, अगर उद्यमी नहीं होगा तो वो सब चीजें तो अलग अलग होगी, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। उन सबको एक जगह कौन करता है, समन्वय कौन स्थापित करता है, तुम उद्यमी। तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो इन गतिविधियों का नेतृत्व करता है और अपने प्रयासों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, उद्यमशीलता की विशेषताएं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है जोखिम वहन, रिस्क बियरिंग। सबसे ज्यादा जोखिम कौन करेगा, उद्यमी तो होता है। हाँ? फैक्ट्री चले या नहीं चले, वो तो ये जोखिम ले रहा है ना। ठीक है, उद्यमशीलता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जोखिम उठाने की होती है। उद्यमी अपने धन, समय और प्रयास को लगाकर नए विचारों और व्यावसायिक अवसरों को आजमाते हैं। यह जोखिम लाभ या हानि दोनों के रूप में सामने आ सकती है। ठीक है, सफल उद्यमशीलता का इनाम मुनाफा होता है, जबकि असफलता का नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर है नवाचार, इनोवेशन। उद्यमी अक्सर नए विचार, उत्पाद, सेवाएं या उत्पादन की विधियां प्रस्तुत करते हैं। नवाचार उद्यमशीलता की आधारशिला है क्योंकि वह व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में बढ़ दिलाते और बाजार में नई संभावनाएं खोलने में मदद करता है। उद्यमशीलता के बिना नवाचार और आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है। चलिए, संसाधनों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सबके बीच में, बाकी जो संसाधन उनके बीच में क्या करता है, समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उद्यमी विभिन्न उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम का समन्वय करता है। इन साधनों में को सबसे उत्पादक तरीके से संगठित करता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया को अधिकतम लाभकारी बनाया जा सके। यह समन्वय आर्थिक गतिविधियों का दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, उद्यमी के अंदर क्या निर्णय लेने की क्षमता होती है, व्यक्ति होता है, इंसान होता है ना, तो वो निर्णय लेता है कि मुझे किस में बिजनेस करना है, क्या करना है, कब करना है, क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, सारा निर्णय कौन लेगा, उद्यमी तो लेगा। तो उद्यमी को महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि किस उत्पाद का उत्पादन करना है, किस बाजार में बेचना है, कौन सी रणनीति अपनानी है,
उसकी निर्णय लेने की क्षमता व्यवसाय की सफलता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विजन और नेतृत्व। एक सफल उद्यमी के पास भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण या विजन होता है। वह अपनी टीम को प्रेरित करने में सक्षम होता है। उसका नेतृत्व व्यवसाय को सही दिशा में ले जाता है और उसकी विजनकारी सोच प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है। लाभ प्राप्ति की चाहिए, सब कुछ कर रहा है उद्यमी तो क्यों करेगा, लाभ कमाने के लिए तो कर रहा है, तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, वही तो उसका उद्देश्य है। उद्यमी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वह अपनी सेवाओं और उत्पादों को बेचकर मुनाफा अर्जित करने की कोशिश करता है। ठीक है। लाभ प्राप्त करने की यह इच्छा उसे जोखिम लेने, नवाचार करने और व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। और लास्ट है नैतिकता और जिम्मेदारी, एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक सफल उद्यमी के लिए नैतिकता और जिम्मेदारी का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, नैतिक होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको। ठीक है, वह व्यवसाय को नैतिक रूप से चलाने, पर्यावरण की सुरक्षा, समाज के प्रति जिम्मेदार रहने के सिद्धांतों का पालन करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे का बाद में पढ़ते हैं।